बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हैरान हूँ और आप भी हैरान होंगे कि ये जो हमारे ममदू हैं, ये साहब जो 4 साल पहले मुसल्लत किए गए इस मुल्क पर, इन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई सच बोला है? कल 1 घंटे की तकरीर में एक भी सच्चाई नहीं थी, सब या तो झूठ था या धोखा। धोखे की मिसाल मैं देना चाहता हूँ, जिसको ये पीपल्स पार्टी वालों ने अपनी एक गलती की वजह से गोया कि तस्लीम कर लिया है। वो ये है कि इन्होंने इमरान खान ने पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया है और बिजली 5 रुपये सस्ती की है। पीपल्स पार्टी ये तासुर दे रही है कि ये इसकी लॉन्ग मार्च का नतीजा है कि हुकूमत ड्यूटी पर आई है। ये बात तो ठीक है कि पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और दूसरे हालात की वजह से इमरान खान बहुत परेशान है और उस परेशानी की वजह से उसने ये काम किया है। लेकिन ये काम जो है, ये ड्रामा है, झूठ है। झूठ किस तरह है? आप देखिए कि 12 दिन पहले इसने पेट्रोल 12 रुपये लीटर महंगा किया और आज 10 रुपये कम कर दिया। इसको हम यूं क्यों नहीं देखते कि उस दिन दरअसल 12 रुपये इजाफा नहीं हुआ था, बल्कि 2 रुपये इजाफा हुआ था और 10 रुपये का इजाफा जो था वो असल में इसलिए किया गया था कि कुछ दिनों के बाद उसे वापस लिया जाए। और नाज़रीन, ये बिजली वाला झूठ देखिए कि तकरीर से 1 घंटा पहले इन्होंने बिजली की कीमत 6 रुपये बढ़ा दी। 1 या 2 घंटे पहले बिजली की कीमत 6 रुपये फी यूनिट बढ़ा दी और 1 घंटे के बाद उसमें से 5 रुपये कम कर दी, यानी कि नेट 1 रुपये का इजाफा फिर भी हो गया। और अब तक बिजली की कीमत में कितना इजाफा हो चुका है आपको अच्छी तरह पता है। और तकरीर से आधा घंटा पहले LNG की कीमत फ़ी किलो 27 रुपये बढ़ा दी गई, जो पाकिस्तान की इसकी अपनी हुकूमत के दौर में एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड में इसलिए नहीं कहता कि इससे पहले तो इतनी कीमत कभी बढ़ी ही नहीं थी। ये जितने भी रिकॉर्ड हैं LNG के या दूसरी आइटम्स के, सब की कीमतें बढ़ने के रिकॉर्ड इसी के दौर में टूटे हैं। नाज़रीन, फिर इसने ये झूठ बोला कि ये जो पीका आर्डिनेंस है, ये दरअसल चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए लाया गया। हालांकि उसमें साफ लिखा है कि इदारों और शख्सियात और इनकी तौहीन और फलां और ढिमकान। ये कितना बड़ा झूठ और कितनी ज़्यादा बेशर्मी और सुकून के साथ इसने बोला। और झूठ बोलने से पहले इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इसने पढ़ा, यानी गोया के दूसरे लफ्ज़ों में ये अल्लाह ताला से कहता है कि ए अल्लाह ताला, मैं झूठ बोलने वाला हूँ, तू मेरी झूठ बोलने में मेरी मदद कर। और कितना झूठ बोले, अगर मैं सारे गिनवाऊँ तो ये मेरा प्रोग्राम भी 1 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में इसने झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। लेकिन जो बेतरतीब किस्म के 3-4 झूठ मैं सामने आपको लाना चाहता हूँ। मसलन इसने ये कहा कि नजम सेठी के खिलाफ केस मैंने किया क्योंकि उसने एक खबर मेरे खिलाफ लगाई थी और 10 साल हो गए मुझे इंसाफ नहीं मिला। और ये यहाँ भी उसने टिका कर झूठ बोला, वो ये है कि 10 साल में इसने ये एक दिन भी अदालत नहीं गया, जबकि नजम सेठी और दूसरे जो फरीक है उनके वकील अदालत में आते रहे हैं। यानी इसने अदालत की पैरवी नहीं की। सेम वही केस जो शहबाज शरीफ का, जो हद तक इज्जत का दावा है, इसने कहा था कि शहबाज शरीफ ने पता नहीं मुझे 10 अरब रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की थी कि तुम केस जो है पनामा स्कैंडल है जो वापस ले लो तो हम तुम्हें 10 अरब रुपए देंगे। शहबाज शरीफ ने सबूत मांगा तो ये खामोश हो गया। उसके बाद शहबाज शरीफ ने केस कर दिया और अब इस केस की पैरवी वो शहबाज शरीफ सब कर रहे हैं। मौसूफ की तरफ से वहाँ कोई जाता ही नहीं है और तारीखों के ऊपर तारीखें और इल्तवा और इस तरह की चीज़ें, जितने भी केस इसी तरह आपके सामने। ये फॉरेन फंडिंग केस का स्कैंडल जो है, जिसमें मजीद तफसीलात आई हैं कि अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन इसने इलेक्शन कमीशन से छुपाई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है ये। और उसमें भारतीय शहरियों से भी फंड लिए गए, दूसरे मुल्कों से भी, समुंदर पार पाकिस्तान से जो फंड लिए गए, उन फंड की ट्रांजैक्शन छुपाई गई। यानी छुपाने का मतलब ये है कि वो खुद बुर्द कर ली गई। जिस मकसद के लिए आई थी PTI के फंड में, वो वहाँ वो मौजूद नहीं है, उनको गायब कर दिया गया, कहीं और पहुँचा दिया गया, कहीं और उसके बैंक अकाउंट बने, कहीं और प्लाजे बने, कहीं और फ्लैट बने, कहीं और जायदादें बनी। तो इस तरह के झूठ। लेकिन नाज़रीन, जो इंटरनेशनल झूठ इसने बोला है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। इसने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी 5% हो गई है। आलमी बैंक ने अप्रूव कर दिया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी 5% ग्रोथ, यानी जो GDP होता है वो 5% के हिसाब से आ गया है। और इस दौरान भारत की इकॉनमी जो है वो माइनस पर चली गई है। ये दोनों इंटरनेशनल झूठ है। भारत की इकॉनमी पिछले साल 9% के करीब थी। इस साल की जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ी कम हुई है और 7.8%, यानी तकरीबन 8% कह लें, यानी 8% ग्रोथ रेट को ये साहब कह रहे हैं कि माइनस, यानी 0 से भी कम हो गई है।
اور عالمی بینک نے جو اپروو کیا یہ بھی اتنا بڑا سفید جھوٹ ہے۔ IMF اور عالمی بینک کی جو رپورٹیں ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اگر حالات بہتر رہے اور یہاں مالی استحکام آ گیا تو اگلے سال سے مراد ہے کہ 2022 یہ جو سال چل رہا ہے، یہ انہوں نے 2021 کے آخری کوارٹر میں یہ رپورٹیں جاری کی تھی۔ تو 2022 میں پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے 2022 اور 2023 کا جو مالی سال ہوتا ہے، جون سے شروع ہوتا ہے، اس دوران پاکستان کے گروتھ ریٹ 3.8% تک رہے گی، یعنی کہ تقریباً 4%۔ یہ 4% رہے گی، یہ نہیں کہ ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے ساتھ شرط ہے کہ حالات میں استحکام رہا، اور حالات میں استحکام نہیں ہے، 3.8% نہیں ہوگی۔ لیکن موصوف نے یہ دعویٰ کیا کہ 5% گروتھ ریٹ ہو چکا ہے، اور عالمی بینک نے اس کی تعریف بھی کی ہے۔ تینوں ساری باتیں جھوٹ در جھوٹ اور در جھوٹ۔ اسی طرح سے مہنگائی کے بارے میں بھی جھوٹ بولے کہ اتنے ملکوں میں سستا ہے، اتنے ملکوں میں، لیکن غنیمت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ وہ تاریخی جھوٹ اس نے نہیں بولا کہ دنیا کے تمام ملکوں میں پاکستان سب سے سستا ملک ہے۔ اس مرتبہ اس نے کہا کہ دنیا کے کئی ملکوں سے اب بھی سستا ہے۔ کئی ملکوں کی تعداد جو ہے وہ 3-4 بھی ہو سکتی ہے اور 100 بھی ہو سکتی ہے، ظاہر 100 ملک بھی کئی ملکوں کی گرامیٹیکلی اصطلاح کے ذیل میں آ سکتے ہیں کئی ملک۔ بہرحال اس نے یہ کہا کہ کئی ملکوں سے سستا ہے، لیکن شکر کیجئے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کے تمام ملکوں سے سستا ہے۔ پھر اس نے صحافیوں پر بھی حملہ کیا، کہا کہ یہ صحافی لفافہ ہیں، اپنے آقاؤں سے پیسے لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ کون سا جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ جھوٹ اس نے نہیں بتایا، کیونکہ اگر جھوٹ بولا ہوتا تو PTI اس کی تردید کرتی، تردید کر ہی نہیں سکی۔ جتنی بھی خبروں پر یہ مشتمل ہوا ہے، جتنی بھی خبروں پر اس نے کیس بنائے ہیں، یہ دھمکیاں دی ہیں، یہ صحافیوں کو اٹھوایا، یا ان کو لاپتہ کیا، یا ان کو ایون کئی صحافی مارے بھی گئے ہیں، ان میں سے کسی کی تردید یہ نہیں کر سکا۔ اور پاکستان کے معاشی اسٹیٹس کے حوالے سے جتنی بھی باتیں اس نے کی ہے، سب کی تردیدیں پہلے سے اخبارات میں، میڈیا میں چھپ چکی ہیں۔ سرکاری ریکارڈ کچھ اور کہتا ہے، اس کا ریکارڈ کچھ اور کہتا ہے۔ جس طرح کے مثلاً یہ صحت کارڈ، اس نے کہا کہ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے، اتنی سہولتیں تو ترقی یافتہ ملک بھی نہیں دیتی۔ یہ سارے کا سارا سفید جھوٹ ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی سہولت نہیں دی۔ اس نے صحت کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ روپے کی رقم ہر کارڈ میں رکھی ہے، جو صرف پرائیویٹ ہسپتالوں سے آپ کیش کرا سکتے ہیں۔ اور کس طرح کیش کرائیں گے؟ آپ کو اگر بخار ہے اور پرائیویٹ ہسپتال میں چلے جائیں آپ، تو جو علاج گلی محلے کا ڈاکٹر یا کلینک یا سرکاری ہسپتال 200-250-500 روپے میں کرے گا، سرکاری ہسپتال اس کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اپنے کچھ خاص پسندیدہ پرائیویٹ ہسپتالوں کی جیبیں بھرنے کے لیے ایک بہت بڑا ڈاکہ ہے جو مارا گیا ہے سرکاری خزانے پر، اور اس کا غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جبکہ بہت سارے امراض، خاص طور پر جیسے ایمرجنسی کے جو کیسز ہوتے ہیں آؤٹ ڈور کے، ان کا تو اس میں صحت کارڈ میں ذکر ہی نہیں ہے، وہ مریض جا ہی نہیں سکتا۔ آپ کسی بھی مرض میں پرائیویٹ ہسپتال چلے جائیں، وہ آپ سے کمرے کا کرایہ بھی لیں گے، وہ آپ سے AC کا کرایہ بھی لیں گے، وہ آپ کے علاج میں استعمال ہونے والی ہر مشین کا کرایہ لیں گے، ہر ڈاکٹر کی الگ الگ فیس لیں گے، اور 75 قسم کی فیسیں لے کر وہ لاکھوں روپے کا بل بنا کر کاٹ لیں گے، اور 2 بیماریوں میں صحت کارڈ ختم۔ جبکہ وہ انہی 2 بیماریوں کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں 1,500 سے 2,000-3,000 میں، عام بیماری کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ خطرناک بڑی بیماری ہے تو وہ تو 1 لاکھ 10 لاکھ کا بھی معاملہ نہیں رہتا، وہ تو پھر 20 25 لاکھ تک بات چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ تو 10 کارڈ جناب آپ کے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بھوکا فقیر آپ کے پاس آیا کہ میں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا، تو آپ اس کو اگر 100 روپے کا کھانا بھی کھلا دیں گے تو وہ اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ لیکن آپ کہیں کہ نہیں جناب میں یہ کارڈ دیتا ہوں، تم یہ فلاں کارڈ لے کر فلاں ہوٹل چلے جاؤ 5 اسٹار میں، وہاں تمہیں کھانا ملے گا، وہاں اس کو کھانا وہی جو کھانا آپ نے 100 روپے میں کھلایا ہے وہ اس کو 10-12 ہزار روپے میں ملے گا۔ اور پھر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں میں نے فقیر کو 12 ہزار کا کھانا سرکاری خزانے سے کھلا دیا، کوئی فقیر کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کو تو کھانا اتنا ہی ملا جتنا اسے 100 روپے میں مل سکتا تھا، باقی 10 ہزار کا تو ڈاکہ آپ نے سرکاری خزانے پر مارا جو اس 5 اسٹار ہوٹل کو گیا۔ یہ اس طرح کا فراڈ کیا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جو اپنے عالمی حالات کے حوالے سے یوکرائن پر اس نے جھوٹ بولا اور ڈرون حملوں پر جھوٹ بولا، نواز شریف اور زرداری کے دور میں اتنے حملے ہوئے، حالانکہ ڈرون حملوں کا جو بانی تھا، ڈرون حملوں کا جو گاڈ فادر تھا، جس کی فرمائش پر، جس کے حکم پر ڈرون حملے ہوتے رہے، وہ اس کا پیر و مرشد پرویز مشرف تھا، جس نے پاکستانیوں کو بیچ کر اثاثے بنایا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے
कि मुशर्रफ ने करप्शन भी की, पाकिस्तान को बेचा भी, पाकिस्तान के सौदे भी किए, पाकिस्तानियों को शहीद भी करवाया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क बनाया, और सब किस लिए किया? सिर्फ दौलत कमाने के लिए। और बिलाशुबा उसने अरबों खरबों की दौलत बनाई है, डाके मार मार कर, करप्शन करके, लेकिन वो इस दौलत को इस्तेमाल नहीं कर सकता, अस्पताल में पड़ा है, और उसे जो बीमारी है उसका इलाज ही नहीं है, चुनांचे वो अस्पताल में पड़ा है। और ना वो शराब पी सकता है, ना वो डांस कर सकता है, ना वो जुआ खेल सकता है, ना वो दूसरी अय्याशियाँ कर सकता है। यानी सारी की सारी दौलत उसके लिए बेकार है, बिल्कुल अबस है। अगर अस्पताल में लाइलाज पड़ना है तो पाकिस्तान के भी किसी अस्पताल में दाखिल हो जाइए, क्योंकि लाइलाज मरीज के तौर पर अस्पताल में दाखिल रहना है तो वो पाकिस्तान के अस्पताल में भी दाखिल हो सकता है, लेकिन उसकी किस्मत भी नहीं है। पाकिस्तान आना उसकी नसीब भी नहीं है। तो दौलत कमाने का ये अंजाम होता है। यही अंजाम अयूब खान का हुआ था। उसने भी पाकिस्तान में करप्शन का बानी था, करप्शन का नेटवर्क उसने बनाया, और अरबों खरबों रुपए उसने कमाया, अपने बेटों को बड़े बड़े कारखाने बनवा कर दिए, लेकिन खुद अपना क्या अंजाम हुआ कि वो जब मरा है तो अब मेरे ख्याल में उसके बेटों और पोतों को भी पता नहीं है कि उनके इस करप्ट दादे की कब्र कहाँ है। यही हाल जाहिया खां का हुआ, यही अख्तर अब्दुर्रहमान का हुआ, यही अशर जियाउल का हुआ। इन सब लोगों ने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान को बेचा, पाकिस्तान को खाया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के मफादात को डायनामाइट किया, लेकिन ये सारे इस हालत में मरे कि वो बेपनाह दौलत जो इन्होंने डाके मारकर जमा की थी वो इनके किसी काम नहीं आई। नाज़रीन, उसके झूठ तो इस बेशुमार हैं इस तकरीर में, लेकिन मैं सिर्फ आखिरी बात कहकर अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ कि इसने ये कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत गंद चल रहा है, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ात भी महफूज नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म की बीवी पर कीचड़ उछाला जाता है और हमारी पार्टी के लोगों को बुरा भला कहा जाता है। तो नाज़रीन, आप ये देखिए कि पीटीआई अब भी उसका जो जितना भी सोशल मीडिया सेल है, उसकी जितनी भी ट्रोल हैं, वो सब उनकी आप ट्वीट देखिए, माँओं बहनों की, बेटियों की गंदी गलीज़ नाकाबिल तसव्वुर ऐसी गालियाँ जिनका आप किसी प्राइवेट महफिल में भी उनका इयादा नहीं कर सकते, यानी किसी को बता नहीं सकते कि फ़लाँ पीटीआई की फ़लाँ सोशल मीडिया सेल के फ़लाँ एक्टिविस्ट ने अपोजिशन के लीडरों को या फ़लाँ आदमी को इतनी ये गालियाँ दी हैं। हाल ही में इन्होंने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की है, और अनीक नाजी और रिजवान रज़ीज़ साहब को इतनी ज़्यादा गंदी गलीज़ गालियाँ दी हैं। वो तो रिजवान रज़ीज़ साहब ने एक काम किया कि वो सारी गालियाँ उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए कॉपी कर दी कि देखो ये पीटीआई की अखलाकी हालत है, और इनकी जो ख़वातीन हैं वो भी गालियाँ देती हैं। और ये पीटीआई के अपने लोगों की रिपोर्ट है, जवाद साहब बता चुके हैं, वो दूसरे लोग भी बता चुके हैं कि जो गालियाँ दी जाती हैं सोशल मीडिया पर, इनकी हदायत खुद इमरान खान की तरफ से दी जाती है। वही गालियों का सेट बनाते हैं और फिर वो तकसीम करते हैं कि ये गालियाँ आपने फ़लाँ फ़लाँ मुखालफ को देनी है, और उन्हीं की हिदायत पर पीटीआई के जो 6-7 रहनुमा आजकल टीवी पर आ रहे हैं, वो टीवी पर बैठकर बदतमीज़ी करते हैं, अखलाक सोज गुफ्तगू करते हैं, किसी को बोलने नहीं देते, और पीटीआई पर जो इल्ज़ाम लगता है, इल्ज़ामात लगते हैं, उनमें से किसी एक का जवाब भी उनके पास नहीं होता। जवाब में वो सिर्फ गालियाँ देते हैं। तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर गाली गलौज, गलाजत और घिनौनी किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल का बानी मुबानी पीटीआई का ये लीडर इमरान खान है। इसके अलावा और कोई नहीं है। आप किसी भी पार्टी के सोशल मीडिया सेल को देख लें, वहाँ इमरान खान को झूठा लिखा हुआ मिलेगा, मकार लिखा हुआ मिलेगा, झूठे वादे करने वाला लिखा हुआ होगा, मदारी जोकर, इस तरह के अल्फाज होंगे। लेकिन ऐसे अल्फाज कोई भी पार्टी पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं लिखती जो दोहराए ना जा सकें, किसी को बताए ना जा सकें कि क्या लिखा है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि चोर लिखना, डाकू लिखना, जोकर लिखना, वादा शिकन लिखना, झूठा लिखना, ये अल्फाज सारे वो हैं जो कोई भी किसी को भी बता सकता है कि फ़लाँ ने अपने ट्वीट में या अपने बयान में ये गालियाँ दी, और ये गालियाँ तो अखबारात में भी छपती हैं। चोर डाकू जोकर ये अखबारात में भी छपती हैं। लेकिन पीटीआई के सोशल मीडिया के सेल का अगर आप किसी 2-3 ट्वीट में देख लें तो आपके 14 तबक ऐसे रोशन हो जाएंगे कि आप 3-4 दिन तक सो नहीं सकेंगे कि या खुदा पाकिस्तान में ऐसी गंदी मखलूक भी रहती है जो इस तरह की गालियाँ देती है, और इन गालियों को हेड क्वार्टर बनी गाला है प्राइम मिनिस्टर हाउस है। कमाल की बात है। तो नाज़रीन, ये 1 घंटे की तकरीर, इसमें या तो झूठ थे या फिर दजल था। दजल से मुराद जिस तरह इसने बिजली की कीमत 5 रुपये और पेट्रोल की कीमत 10 रुपये सस्ती करने का ऐलान किया। ये तो ऐसे ही है जैसे ये नवाज शरीफ के दौर में अगर पेट्रोल 70 रुपये का था तो इसका 10 रुपये सस्ता करने का मतलब ये है कि वो 60 रुपये का ये कर देता। लेकिन उसने तो इसको 160 रुपये करने के बाद फिर 150 किया है।
تو ناظرین یہ دجل و فریب کی داستان آپ دوبارہ اس کا خطاب سنیے، اور میں نے تو چند ایک جھوٹ ذکر کیے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ دوسرے لوگ اس کا جو پوسٹ مارٹم کریں گے اس کے سارے جھوٹ بے نقاب کریں گے، اور آخر میں یہ کہ فارن فنڈنگ اسکینڈل جو ہے اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے۔ ناظرین خدا حافظ۔